गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। कब, कहाँ और कैसे। इस पाठ से हम लोग जानकारी लेंगे कि पहले क्या होता था, लोग कहाँ रहते थे, किस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इतिहास किसे कहते हैं। बच्चों, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस से। अगर सीधी भाषा में इसकी परिभाषा दी जाए तो बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं। अब हम लोग बच्चों पाठ में आते हैं, पढ़ते हैं पाठ को। आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। खूब सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। यह विकास बच्चों रातों रात नहीं हुआ। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज की विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की। यहाँ तक पहुंचने में उसे हजारों साल लगे। एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन बच्चों पता है बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, हम लोग यह कैसे जानते हैं। आइए इस पाठ से देखते हैं। अतीत की कहानी है इतिहास। बीते दिनों में मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। बच्चों, वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनका हल वे कैसे निकालते थे, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनका घर का बनावट कैसा था। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए बच्चों, इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया गया है। वास्तव में पहले इतिहास से ज्यादातर तारीखें, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। भरमार मतलब बहुत अधिक रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास की जानकार को बच्चों हम लोग इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहास को लिखता है या जो इतिहास को जानता है, हम लोग उसे इतिहासकार कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग विज्ञान के जानने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं, उसी तरह इतिहास के जानने वाले को हम लोग इतिहासकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्यों जरूरी है इतिहास का ज्ञान। हमारे लिए इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। बच्चों, धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्षों से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास करता है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी इसको पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर हम बच्चों उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे। पहले के लोग कहाँ रहते थे। प्रकृति में भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक रूप प्रदान किया गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है और पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। बच्चों, इसमें पता लगाने के लिए बोला गया है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र
प्राचीन में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। फिर भी बच्चों, ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इनसे दोनों ओर आते जाते थे। ये पहाड़ी दर्रे विचारों एवं संस्कृति के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी। वहीं व्यापारी काफिले और कभी जहाजों में यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। बच्चों, अब हम लोग अपने देश के नाम के विषय में जानेंगे। हम अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, पता है इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने इसे हिंदुस्तान कहा। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, पता है आप लोगों को? चलिए हम बता देते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो अब हम लोग इसके विषय में जानेंगे। देखिए, लिखने की कला सीखने से पहले भी मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है बच्चों, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और बाद में इंसानों ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं, जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अब हम लोग जानेंगे अतीत की जानकारी। अतीत मतलब बच्चों बीता हुआ समय। जो बीता हुआ हम लोगों का समय होता है वो अतीत होता है। अतीत को जानने के लिए कई माध्यम है, जिनकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी जानकारी मिलती है। इससे धार्मिक मान्यताओं या व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हड़ की रजत रंगड़ी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों में भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। कई अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार
प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल है। इस स्मारक में प्राचीन मंदिर, इमारतें व मूर्तियां आती हैं। इनमें से विभिन्न युगों की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी अर्थात अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंदी यवन शासकों ने चलाए। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती हैं। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में हम दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफी पुराना साहित्य मिलता है। अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि प्राचीन काल में झारखंड, हमारा झारखंड जो है वो पहले के समय में कैसा था, वहाँ के रहन सहन कैसा था, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर, जो कि अभी झारखंड है, घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। भौगोलिक स्थिति में इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाण कालीन औजार व उपकरण भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल में मानव रहते आए हैं। हजारीबाग के जिले में इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षड़ी आदि पत्थर भी निर्मित हथियार प्राप्त हुए। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना गया जाता है। यहाँ उसके समय में ईंटें पाई गई, जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच की है। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताओं एक ही कोटि की थी। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि मुंडा, उराव आदि जातियां के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। संभव है यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड में होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक मार्ग थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। बच्चों, ये पाठ अब समाप्त होता है। आप लोग अब इसका क्वेश्चन आंसर करिएगा।